हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक द्विवेदी युग। आज हम इस द्विवेदी युग को मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी कवि है उन सबको कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यूके पीएससी की डिमांड भी है कि वो अब साहित्य को कवर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग को ही जागरण युग या जागरण काल भी कहा जाता है। तो जागरण युग और जागरण काल से कौन जाना जाता है, कौन सा युग जाना जाता है? द्विवेदी युग जाना जाता है। द्विवेदी युग एक टाइप से आप ये समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय किस युग को जाता है? जो खड़ी बोली आगे चल के खड़ी बोली डेवलप होगी, उस खड़ी बोली के स्वरूप, उसका निर्धारण और विकास कैसे हुआ, उसका श्रेय किसको जाता है? द्विवेदी युग को जाता है। इस युग का नामकरण किस कवि के नाम पर किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो महावीर प्रसाद जो द्विवेदी है, महावीर प्रसाद जी हैं, उन्हीं के नाम पर इस युग का जो है नामकरण किया गया है। तो महावीर जो महान वीर थे, इसीलिए उनका नामकरण पहले किया गया, उन्हीं के नाम पर रखा गया, महावीर जी के नाम पर। द्विवेदी मंडल के यदि कवि की बात करें तो ये एक अनुशासन की धारा के कवि थे। द्विवेदी युग के जितने भी कवि हैं मंडल के, वे सारे कैसे कवि हैं? अनुशासन में एक अनुशासन दिखाई देता है। लेकिन जो द्विवेदी युग के मंडल के बाहर के कवि होंगे, यानी कि इस मंडल से बाहर के कवि, वो स्वच्छंद धारा के कवि हैं, जो आगे चलकर छायावाद में गहरी हो जाएगी। किस धारा के कवि रहेंगे? स्वच्छंदता के, यानी कि उन्होंने छंदों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया है, तो वे किस में चले जाएंगे? छायावाद में। बात करते हैं इस युग का नामकरण हो गया हजारी प्रसाद जी के नाम पर। इसमें कवि कौन कौन आएंगे? एक तो महत्वपूर्ण पढ़ना है आपको, मैथिली शरण गुप्त। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछे द्विवेदी युग का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवि कौन था, तो मैथिली शरण गुप्त थे। तो पता लगना चाहिए आपको मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। उसी के बाद इंपॉर्टेंट हरिओध सिंह उपाध्याय आएंगे और रामधारी सिंह दिनकर, मोस्ट इंपोर्टेंट कवि, जिनसे अक्सर एक रचना तो कन्फर्म पूछी जाती है ज्यादातर। सोहनलाल, जगन्नाथ रत्नाकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, जिनका जन्म रायबरेली यूपी में होता है। इन्हीं को ही आलोचनात्मक कवि बोला गया है, क्योंकि इन्होंने सबकी आलोचना की है, किसी न किसी पे कुछ ना कुछ कमेंट की है, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक आलोचना लिखी है। कौन? महान व्यक्ति ही किसी की आलोचना कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आपको ध्यान रखना कि सर्वाधिक आलोचना करता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में अद्भुत अलाप इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अद्भुत अलाप किनकी है? महावीर प्रसाद जी की है। अबला विलाप और विनीता विलाप, तो विलाप अलाप ये सब किसके हैं? महावीर प्रसाद जी है, द्विवेदी जी है, उनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनके यदि अन्य की बात करें, चरित्र चित्रण, ये भी किनका है? महान व्यक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। उसके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति वाला इतिहास किसने लिखा है? तो वो भी किन्होंने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उसकी रचनाएं, ये भी सब किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट में जो देखना, हरिओध सिंह उपाध्याय और हरिओध के नाम से जो कविताएं लिखते हैं, जिनका नाम निजामाबाद में हुआ है, इनकी प्रमुख रचनाओं में जो याद रखना है आपको, वेदई वनवास प्रिय प्रवास, वेदई वनवास प्रिय प्रवास, वेदई वनवास प्रिय प्रवास बोलते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रबंध काव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय के, हरिओध, वेदई वनवास प्रिय प्रवास। तो परिजात भी इंपॉर्टेंट है, परिजात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो आपको ध्यान रखना है, रुक्मणी परिणय और प्रद्युमन विजय वियोग, ये इनके नाटक थे। पर रुक्मणी परिणय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रस कलश ध्यान रख सकते हैं। रसिक रहस्य ध्यान रखनी है, क्योंकि जो रसिक प्रिया है वो केशव दास की है। यदि आपसे पूछे रसिक प्रिया किसकी प्रमुख रचना है, तो रसिक प्रिया है केशव दास की। किसकी है? केशव दास की। ये तो हो जाएगी आपकी केशव दास की। लेकिन जबकि रसिक रहस्य ये अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय की हो जाएगी। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर इंपॉर्टेंट, दिनकर, अब दिन करना है आपको, इनके इंपॉर्टेंट है। मुंगेर बिहार में इनका जन्म होता है। जूही की कली, तो दिन जैसे दिन होता है तो कली फूटनी शुरू हो जाती है ना, तो जूही की कली किसकी रचना है? दिनकर की है। उसके बाद उर्वशी, सुबह का समय उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, कमेंट करके बताएंगे कब मिला था। नीम के पत्ते दिनकर, यदि आपको दिन में अच्छे से रहना, स्वास्थ्य करना, तो आपको नीम के पत्तों का सेवन करना पड़ेगा। नीम के पत्ते, उर्वशी। हुंकार भरनी पड़ेगी दिन भर, हुंकार। संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1959 में। रेणुका पूछी जा चुकी है। इतिहास के आंसू, मोस्ट इंपोर्टेंट, इतिहास के आंसू। उसके बाद कुरुक्षेत्र दिन भर कुरुक्षेत्र चलता है इंसान के साथ। धूप छा, और दिन भरी धूप छा, कभी धूप कभी छा, तो दिनकर।
बारदोली विजय और हाहाकार। हाहाकार चलता है दिन भर, कुरुक्षेत्र चलता है, धूप छा, रेणुका, हुंकार चलती है। तो ये सब किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? ये सब किसकी प्रमुख रचनाएं आपके रामधारी सिंह दिनकर की है। यदि निबंध संग्रह की बात करें इनके, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, इंपॉर्टेंट है रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, ये दोनों तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, रेती के फूल और अर्धनारीश्वर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, निबंध संग्रह है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये पूछा आपको स्मरण, स्मरण कौन सा लिखा गया इनको? वट पीपल, 1961 में वट पीपल स्मरण किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। यात्रा वृत्तांत में इसकी, यात्रा वृत्तांत में इनकी देश विदेश की यात्रा और मेरी यात्रा है, ये आपको ध्यान रखनी है। अन्य में और क्या याद रख सकते हो आप इसमें से? जैसे सीपी और आँख, आत्मा की आंखें, नील कुसुम, ये आप ध्यान रख सकते हो। सीपी और आँख, सीपी और आँख इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आत्मा की आंखें, ये भी किसकी है? दिनकर की। तो आपको दिन में उजाला रखना है आपको, तो आत्मा की आंखें आपको जगानी पड़ेंगी। सीपी और आंखें, ये भी किन्हीं की रचना है? दिनकर जी की है। सोनलाल द्विवेदी से इतनी खास नहीं पूछी जाती है, आप दूध पतासा एक ध्यान रख सकते हो, या फिर झरना भी इनके द्वारा लिखा गया है, झरना आप आगे भी पढ़ोगे। जगन्नाथ दास आपके सिलेबस में नहीं है, आप केवल ध्यान रख सकते हो कि श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, गंग लहरी, तो लहरी वाले किनकी है? तो रिंडोला किसके है? जगन्नाथ दास जी की, जो रत्नाकर के नाम से कविताएं लिखते हैं। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी स्मरण तथ्य, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर, यहाँ से पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि को बोला गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को बोला गया है, इंपॉर्टेंट है। हिम किरीटनी या हिम तरंगिणी, ये रचना आपसे पूछी थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी 1955 में प्रथम साहित्य पुरस्कार दिया गया था हिम तरंगिणी को, जो किसकी रचना है? माखनलाल की। तो हिम क्या होता है? बर्फ, और बर्फ कैसे दिखता है? जैसे कोई मक्खन पड़ा हो सफ़ेद सफ़ेद। माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है। अमीर इरादे, गरीब इरादे, तो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सबकी हिमालय पर जाने की इच्छा है, क्योंकि उसे सफ़ेद बर्फ से खेलना है जो माखन की तरह दिख रहा है। वनवासी, रंगों की बोली, रंगों की बोली, और समर्पण, ये भी किसकी रचना है? ये भी आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त इंपॉर्टेंट राइटर हैं। भारत के राष्ट्र कवि की संज्ञा किसको दी गई है? भारत के राष्ट्र कवि की संज्ञा किसको दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को। और भारत एक आत्मा कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, तो आत्मा में बसा है ना माखन। तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। इनके द्वारा प्रमुख रचनाओं में आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है, साकेत, साकेत यशोधरा, साकेत यशोधरा, ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य मतलब जो गद और पद दोनों में लिखा जाता है, यशोधरा प्रबंध काव्य। और नारी प्रधान काव्य कौन सा है? नारी प्रधान काव्य साकेत भी है और यशोधरा भी है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना। साकेत और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त, साकेत और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग थी, और ख्याति जो मूल आधार थी वो भारत भारती, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत भारती किनकी रचना थी जो ख्याति का प्रमुख आधार बनी? मैथिली शरण गुप्त का। दूसरी बात, ये प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण साकेत है, तो साकेत तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त की। काव्य खंड की बात करें, रंग में भंग हो गया। पंचवटी इंपॉर्टेंट है, पंचवटी, पंचवटी भी किनकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है पंचवटी। उसके बाद अन्य रचना में जो पूछी जा चुकी है, नहुस, अन्य रचना में इंपॉर्टेंट, एक तो कौन सी याद करनी है आपको? नहुस, और दूसरी जो याद करनी है वो है आपकी त्रिपतगा, त्रिपतगा, तीन पद की ओर जाने वाली, नहुस और त्रिपतगा, नहुस और त्रिपतगा, दोनों की दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से नाटक में आपको ध्यान रखना है चंद्रहास और झंकार, चंद्रहास और झंकार, इनके द्वारा विशेष पद देखने को मिलते हैं। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए तो सहज स्वभाव्य है, इनके विशेष पद रहे हैं ये जो इन्होंने लिखे थे। राम भक्ति के काव्य धारा थे ना। हजारी प्रसाद जी रह गए अब हमारे लास्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में होता है। इनकी प्रमुख रचना अशोक के फूल, हजारों फूल अशोक के फूल हजारों प्रसाद, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्वा, पुनर्वा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुनर्वा हजारों बाद के पुनर्वा यानी कि जैसे बोलते हैं ना पुनर्जन्म हो रहा, हजारों बार जन्म ले लिया, पुनर्वा हजारी प्रसाद जी की है। कल्पलता, कल्पलता भी किनकी है? हजारी प्रसाद जी की है। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा मोस्ट इंपोर्टेंट, अनाम दास का पोथा ये भी हजारी प्रसाद जी की रचना है। कि यार कितने तुमने 1000 पन्नों का पोथा उठा रखा है, 1000 पन्नों का पोथा उठा रखा है, 1000 बार जन्म ले रखा है। अशोक के फूल और कल्पलता ये भी नहीं की है।
आलोक पर्व पद्म विभूषण मिला है जिनको, आलोक पर्व, इनके लिए इनको पद्म विभूषण दिया गया है। आलोक पर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुटुज, कुटुज इनका निबंध है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी अब एक बार रिकॉल कर लेंगे। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क ये भी किनकी रचना है? हजारी प्रसाद जी की है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये पूछी जा चुकी है, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखने वाले कवि कौन थे? तो हजारी प्रसाद जी थे। और बाण भट्ट की आत्मकथा भी किसने लिखी है? हजारी प्रसाद जी ने लिखी है। तो हजारों बाण लगे हैं, बाण भट्ट जी की इन्होंने रचना लिखी है। इनकी कहानियों में शिरीष के फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिरीष के फूल पूछी जा चुकी है, शिरीष के फूल। और आलोचना में इन्होंने कबीर और साहित्य का मर्म लिखा है। तो साहित्य का मर्म और शिरीष के फूल कौन है? हजारी प्रसाद जी है। ये थे हमारे हजारी प्रसाद जी, यानी कि द्विवेदी युग। नेक्स्ट में हम बात करेंगे छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।